हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हमने करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रखी है और मुझे आशा है कि इससे पहले मैंने आपको जितनी वीडियोस प्रोवाइड की होंगी आप सबने वो वीडियो देख लेंगी। तो आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। ठीक है, हर वीडियोस में मैं आपके साथ 40% डिस्कस कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे नहीं आते हैं तो मैं आपके साथ बता देता हूँ। इसके अंदर मैं आपके साथ पहले 20 से 25 क्वेश्चन 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एसएससी ने अपने सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस के पेपर में पूछ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपके साथ इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और जो जो ऑप्शन भी एसएससी ने दे रखे हैं ना वही वही ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। आगामी वीडियो में आपके साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। बस आप इन वीडियो से जुड़े रहना और आपने इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। तो आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप गुरमैन ने किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, मोहन शर्मा या अमित वर्मा। देखो, इस कंपनी का नाम पेपर में नहीं पूछा जाएगा। एक कंपनी है जिसने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है उसके नाम पर अपना एक स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। तो देखो, अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की है तो पेपर के लिए देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 से 15 सेकंड होता है, इसके अंदर ही सारे बच्चे मुझे फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे दिया करो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कल्पना चावला के नाम पर। फाइन। कल्पना चावला जी का जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को, जब ये स्पेस से धरती पर आ रही थी, रास्ते में कह रहे थे कुछ सेकंड्स पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और आपको पता होगा ये फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन थी जो स्पेस में गई थी। भारतीय मूल की पहली औरत वुमेन जो स्पेस में गई थी। ठीक है, ये सारी बातें आपने याद रख ली है। वैसे ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में किस शहर के डॉक्टरों ने भारत की पहली डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी की है? करनाल के, जयपुर के डॉक्टरों ने, जोधपुर या हैदराबाद के? पहली डबल लंग ट्रांसप्लांट, लंग्स की डबल लंग ट्रांसप्लांट की एक सर्जरी करी है और निम्न में से ये कहाँ के डॉक्टरों के द्वारा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, हैदराबाद के डॉक्टर के द्वारा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से हाल ही में चीन को मात देकर कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC निकाय का सदस्य बना है? नेपाल, भूटान, भारत या श्रीलंका? इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो उसने चीन को मात देकर वो ECOSOC का निकाय सदस्य बना है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? और ये भी वेरी 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 जितनी बार लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, हमारा प्रिय भारत। ठीक है, ये भारत चीन को मात देकर इस संयुक्त राष्ट्र की ECOSOC का निकाय सदस्य बना है। अब ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फाइन। ये क्वेश्चन तो वैसे जरूर बनेगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो फुल फॉर्म जरूर बनेगी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, उसके साथ साथ ये फॉर्म हुई थी, यानी इसका फॉर्मेशन 26 जून 1945 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है। फाइन। और यहाँ के इसके प्रेसिडेंट है मुनीर अकरम जी। अब ये देखो, जिनेवा की बात हुई है तो जिनेवा में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में, यानी विश्व शरणार्थी संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? वो है USA में। ठीक है, और इसके साथ साथ आप फटाफट इन सबको जरूर नोट करते चलना। विश्व मौसम विज्ञान। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है दोस्तों? ये भी आपका जिनेवा में हो जाएगा। फाइन। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका
व्यापार संगठन, ठीक है। और नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे, जिनेवा में हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ठीक है, जिसका नाम बदल के GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड रखा गया था। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है जिनेवा में। और नेक्स्ट और महत्वपूर्ण ये हो जाएगा रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो फॉर्म हुई थी, ये अगर पेपर में पूछा जाता है 1863 को, इसका हेडक्वार्टर भी आपका हो जाएगा जिनेवा में। और विश्व श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, वो भी आपका जिनेवा में हो जाएगा। फाइन। और UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, जो फॉर्म हुई थी 1951 को, ठीक है। जो मोस्ट महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में, सारी यही बार बार पेपर में पूछी जाती है, तो आप जरूर याद रख लेना। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से भारत के किस राज्य में बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम में। हाल ही में भारत के किस राज्य में बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आगरा में बनाए जा रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, या इनमें से कोई नहीं। देखो इसके अंदर मुगल्स आया तो कुछ एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। मुगल्स ने भारत पर राज 1526 से लेकर 1857 तक किया था, ठीक है। कुछ इतिहासकारों ने इस समय को दो भागों में बांट रखा है, एक तो है ग्रेटर मुगल्स और एक होता है लेटर मुगल्स। ग्रेटर मुगल्स अगर स्पेसिफिक पूछे तो इन्होंने 1526 से लेकर 1707 तक राज किया था, और लेटर मुगल्स ने 1707 से लेकर 1857 तक राज किया था, ठीक है। ग्रेटर मुगल्स बार बार पूछे जाते हैं, वो 6 हैं, मैं आपको फटाफट उनके नाम बता देता हूँ। मुगल साम्राज्य का फाउंडर कौन था, वो था जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। पहला मुगल्स बाबर था और यही फाउंडर था। सेकंड हो जाएगा आपका हुमायूं, पूरा नाम याद रख लेना, वो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, नसीर-उद-दीन मोहम्मद हुमायूं। फाइन। थर्ड हो जाएगा आपका अकबर, इसका पूरा नाम था जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ हो जाएगा सलीम, जिसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसका नाम था जहांगीर, यानी सारे जहां का, ठीक है। और जहांगीर का मतलब खजाना भी होता है। जहां का मतलब होगा सारे जहां का, गीर का मतलब खजाना, ठीक है, ये इसका मतलब था। और नेक्स्ट फिफ्थ खुराम, ठीक है, जिसको शाहजहां कहा जाता था, सारे जहां का राजा। और नेक्स्ट यानी लास्ट सिक्स्थ जो ग्रेटर मुगल था वो था औरंगजेब। फाइन। और जिसको अलामगीर के नाम से भी जाना जाता था। अलाम का मतलब होता है यूनिवर्स, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछ रखे हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और हाल ही में आगरा में बनाए जा रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये आपके सामने ऑप्शन है, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर जो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चीन ने पीत सागर में तैनात अपने पोत से एक रॉकेट के जरिए कितनी सैटेलाइट लॉन्च की है, 8 की हैं, 9 की हैं, 7 की हैं या 6 की हैं, फटाफट सारे बताओ। हाल ही में चीन ने पीत सागर में तैनात अपने एक पोत से कितनी सैटेलाइट लॉन्च की है। आपका टाइम शुरू हो चुका है दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी 9, यानी 9 सैटेलाइट इसके द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया गया है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में या गुजरात में। ऐसा भारत के किस राज्य में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, जहाँ पे सीएम है कमलनाथ जी, वहाँ पे अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया गया और यहाँ पे बीजेपी पार्टी है, ठीक है। डिस्कस करते हैं सारा। इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जिसकी कैपिटल है भोपाल और लार्जेस्ट सिटी है इंदौर, ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर जाना जाता है, और हाल ही में भी जो सर्व सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया था उसके अंदर इंदौर फर्स्ट
पे था। ठीक है, ये भी मैं क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे गवर्नर आनंदीबेन पटेल और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान बीजेपी। ठीक है, सॉरी कमलनाथ पहले थे, मेरे को लगा वो, ठीक है भूल जाना। मध्य प्रदेश राज्य के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, पहले कमलनाथ थे, वो आईएनसी पार्टी के थे। ठीक है, ये बीच में एक इनकी सरकार गिर गई थी, फ्लोर टेस्ट हुआ था, पता होगा आपको फ्लोर टेस्ट क्या होता है। चलो फ्लोर टेस्ट आया तो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, ये राज्यपाल की मंजूरी से ही विधानसभा में आता है। ठीक है, फ्लोर टेस्ट में जो सरकार होती है उसको बहुमत वो पेश करना होता है कि इतने विधायक, जो हमारी बहुमत है, इतने विधायक हमारे साथ है। जैसे मान लो कि एक विधानसभा में 100 मेंबर होते हैं, तो उनको बहुमत दिखाना होगा कि 50+1, ठीक है, जितने आध दो और एक, जितनी भी सीट्स हैं उसको हाफ कर दो और +1। ठीक है, ये बहुमत तो दिखाना ही दिखाना है, इससे ज़्यादा जितना हो इससे कम नहीं होना चाहिए। जो कमलनाथ जी थे वो बहुमत शो नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी के बने थे। ठीक है, फ्लोर टेस्ट किसकी मंजूरी से आता है, राज्यपाल जी की मंजूरी लेनी पड़ती है तभी आता है। हरियाणा में भी अभी कुछ समय पहले ही आया था। ठीक है, चलो फ्लोर टेस्ट डिस्कस हो चुका है, तो आप इसको याद रख लेना। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 230 सीट्स हैं। ठीक है, इसका आधा करके +1 चाहिए, फाइन। और यहाँ से लोकसभा में 29 सीट्स और राज्यसभा में 11 सीट्स हैं। और मध्य प्रदेश राज्य का खुद का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में टाटा समूह ने कितने करोड़ रुपए में संसद भवन के निर्माण कार्य की बोली जीती है। आपको पता है पार्लियामेंट बन रहा है, तो उसकी हाल ही में जो टाटा समूह है उन्होंने कितने करोड़ रुपए में संसद भवन के निर्माण कार्य की बोली जीती है। 861.90 करोड़, 962 करोड़, 963.5 करोड़ या 868.8 करोड़। कितने करोड़ रुपए की बोली लगाकर इन्होंने ये बोली जीत ली है। इसका आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन है 861.90 करोड़। ठीक है, अगर आप इसके अंदर 86 भी आ रखोगे ना तभी चल जाएगा। मोस्टली एक ही ऑप्शन आएगा 8 का, दूसरा आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। ठीक है, देखो घड़ी भी आ गई, जैसे आपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे सुन रखा है, अब ऐसे एक घड़ी भी आ गई है। दोस्त, पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। भारत स्टेट बैंक, पीएनबी, ओबीसी या आंध्रा बैंक। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। ठीक है, इसके बारे में आपको सब कुछ पता चुका हूँ कि इसका फॉर्मेशन पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कब हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन इसका मेन अगर फॉर्म पूछा जाए, एसबीआई बैंक का फॉर्मेशन जुलाई 1955 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपका महाराष्ट्र इंडिया में है। ठीक है, के साथ साथ इसके चेयरमैन आपने याद रखने होंगे, वो हो जाएंगे आपके दिनेश कुमार खारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे खुशहाल घोषित किया गया। इसके अंदर आपको केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी की कैटेगरी में बताना है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश को सबसे खुशहाल घोषित किया गया। पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या दिल्ली। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड आपको पता है यूनियन टेरिटरी है और इसके अंदर 572 आइलैंड है। ठीक है, यानी 572 आइलैंड के एक समूह को क्या नाम दिया गया, वो अंडमान निकोबार आइलैंड दिया गया। आपको ऐसे पता होगा जरूर, बच्चों को मैप याद होगा। अब ये भी बताना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड की मैं आपको कैपिटल बता रहा हूँ और ये कौन से आइलैंड पर स्थित है। ठीक है, ये आपको पता है 3-4 भागों में ये पूरा आइलैंड बटा हुआ है। फाइन, कौन से भाग में इसकी कैपिटल स्थित है, ये भी एसएससी क्वेश्चन पूछती है। ये फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और आपका होमवर्क, ये कौन से आइलैंड में स्थित है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 जिले हैं और यहाँ पे यूटी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जैसे दिल्ली में अनिल बैजल है, ऐसी जहाँ तक यूटी होती है वहाँ पे गवर्नर नहीं होते, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, और वह देवेंद्र कुमार जोशी जी। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हो जाएंगे आपके चेतन भूषण सांगी, आईएएस ऑफिसर हैं और यहाँ पे लोकसभा से 1 सीट्स है। ठीक है, और कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर एक पोर्ट ब्लेयर बेंच है जहाँ पे जो अंडमान निकोबार आइलैंड का ये हाई कोर्ट, यानी इसके अंदर ये पूछा जाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड का कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो वो है कोलकाता हाई कोर्ट पे। यानी अगर अंडमान निकोबार आइलैंड के लोगों को केस करना है तो वो उनको कोलकाता हाई कोर्ट में जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
हाल ही में जारी IMD द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ये आपके ऑप्शन, भारत, सिंगापुर, अमेरिका या जापान। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, सिंगापुर। ठीक है, ये सिंगापुर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है? राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने या गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने? निम्न में से भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है? देखो अब ये स्वास्थ्य मंत्री न्यूज़ में आ गए, तो इसका आंसर पहले मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है राजस्थान। और सारे बच्चे मुझे होमवर्क आपका क्वेश्चन नेक्स्ट कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या? अगर आपको नहीं पता तो आप जरूर गूगल जाके देखना, जरूर नाम याद रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चे कहेंगे क्या आप सर अब हमें हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का नाम याद रखना होगा? नहीं, जैसे आपको एक तो राजस्थान, एक महाराष्ट्र का भी जरूर याद कर देना, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में। ठीक है, इसलिए इसका क्वेश्चन जरूर बनेगा। और राजस्थान राज्य का फॉर्मेशन 30 मार्च 1949 का हुआ था। इसकी कैपिटल है दोस्तों जयपुर, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी भी जयपुर ही है। यहाँ पे गवर्नर है आपके कलराज मिश्रा जी, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, और यहाँ पे INC यानी कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, इनकी विधानसभा में 200 सीट्स है, यानी फ्लोर टेस्ट के लिए इनको 100+1 यानी 101 विधायकों का साथ चाहिए, तभी यहाँ पे इस सरकार बनी रहेगी। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे भी फ्लोर टेस्ट लाने की कोशिश की गई थी और लाया भी गया था, और जो अशोक गहलोत हैं वो इन्होंने अपना बहुमत पेश कर दिया था। ठीक है, ये तो पॉलिटिकल मैटर है, नहीं जाना, पर फ्लोर टेस्ट का मतलब जरूर पता होना चाहिए। यहाँ से राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 25 सीट्स हैं, और राजस्थान का खुद का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है? यानी वहाँ के लोगों को सब घोषणा की है कि वहाँ पे लोग सिनेमा हॉल खोलें तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी। जैसे आप गवर्नमेंट बहुत तरह की सब्सिडी इंसेंटिव्स वगैरह देती रहती है। जैसे देखो सिनेमा हॉल खुलेगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी। ठीक है, वहाँ पे एक मॉल में कितने लोगों को काम मिलेगा, लोग काम करेंगे। ठीक है, इससे मतलब इकोनॉमी में कैसे ना कैसे तरीके से पैसा आ जाएगा। ठीक है, नागालैंड, केरला, महाराष्ट्र या असम? देखो महाराष्ट्र तो हो ही नहीं सकता, महाराष्ट्र मुंबई राज्य तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रखा है, इसलिए इसका आंसर मैंने आपको नहीं दी है। सारे बच्चे मुझे होमवर्क में बताओ, भारत के किस राज्य ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। वैसे तो मैं आपको 40 के 40 क्वेश्चन का आंसर ना बताऊं, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है, तो मुझे आशा है कि हर बच्चे को मात्र इसके अंदर से 30 से 32 क्वेश्चन का आंसर तो जरूर देने ही होने चाहिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार ने देश की बिगेस्ट फिल्म सिटी नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मुंबई या उत्तराखंड? हाल ही में किस राज्य ने ऐसा किया है? ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन भी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखो नोएडा आ गया तो आप उत्तर प्रदेश को ही टिक करोगे, और कोई तो हो नहीं सकता। ठीक है, आपको पता है तभी महाराष्ट्र से चर्चा चल रही थी कि क्या महाराष्ट्र यहाँ से चली जाएगी, तभी आपको पता है कितने विवाद वगैरह चल रहे थे। तो जो हरियाणा है उसने भी अपने बजट में फिल्म सिटी बनाने की बात कही है। ठीक है, ये दोनों राज्य आप याद रख लेना। और उत्तर प्रदेश राज्य का फॉर्मेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसकी कैपिटल लखनऊ, लार्जेस्ट सिटी भी लखनऊ ही है। फाइन। और यहाँ पे कुल जिले हैं दोस्तों 75, और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ बीजेपी पार्टी है, सबको पता होगा। यहाँ पे डिप्टी CM जरूर याद रख लेना, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी। यहाँ पे विधानसभा भी है, विधानमंडल भी है। विधानमंडल में 100 सीट्स और विधानसभा में 403 सीट्स हैं। दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने वाली महिला कौन बनी है? सब कुमुदनी त्यागी, सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, दोनों या इनमें से कोई नहीं। कुछ बच्चे तो लेफ्टिनेंट देखते खाली ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन सी दोनों। ठीक है, यह दोनों ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने वाली पहली महिलाएं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल लोगो और गाने का अनावरण किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, सुरेंद्र नारंग ने, आनंद शर्मा ने या तिलोक वर्मा ने? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का लोगो और गाने का अनावरण किया, निम्न में से दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस नौसेना के साथ मिलकर पूर्वी हिंद महासागर रीजन में पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास किया? यानी मेनली इसके अंदर बताना है कि निम्न में से भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर में पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास किया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, इसके अंदर आपको पैसेक्स का बताना है। ठीक है, ये अभ्यास ही आपको पता होगा, पेपर में पूछे जाते हैं। अमेरिका नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना, जापान नौसेना या कोई नहीं। जो ये पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास हुआ है ये भारत की नौसेना और किस देश की नौसेना के साथ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में DRDO ने किस राज्य में स्थित बालासोर में अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण बालासोर में किया है। ठीक है, और ये किस राज्य में स्थित है? असम में, ओडिशा, त्रिपुरा या केरला में? और अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो वो है DRDO के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, DRDO। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में अनूठा ट्राम पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? सूरत में, कोलकाता में, गन्नौर में या वाराणसी में? यह पुस्तकालय दोस्तों कहाँ शुरू किया गया? आपका टाइम शुरू हो चुका है, सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कोलकाता। ठीक है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में फेम इंडिया योजना के चरण 2 के तहत किस राज्य ने 670 इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृत किया है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ या सभी? अब बताओ फटाफट, थोड़ा क्वेश्चन टफ हो गया। फेम इंडिया योजना के चरण 2 के तहत किस राज्य ने 670 इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृत किया है? ठीक है, कुछ बच्चे देखेंगे चंडीगढ़ है, या तो पंजाब हरियाणा कैपिटल है, तो सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। महाराष्ट्र, गोवा में से ज़्यादा टिक करेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र को ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ भी शामिल है। ठीक है, ये चारों के चारों राज्य आपने जरूर याद रख लेना। ठीक है, और इन्होंने 670 इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृत किया, ये डाटा आपने याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास GMAX आयोजित किया गया? ठीक है, बताओ जो ये GMAX समुद्री अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच हुआ है? जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? अगर बच्चे ने ये अभ्यास वगैरह पढ़ रखे होंगे ना, तो कुछ अभ्यास तो ऐसे होते हैं जो आप उनके नाम से ही उनका आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन है जापान। देखो क्या है, GMAX। ठीक है, कैसे? जापान और इंडिया, ये दोनों जापान और इंडिया के बीच एक्सरसाइज होती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? ये इंडिया के अंदर नहीं निकाली गई, ये है ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 जारी की गया है। उसके अंदर टॉप 50 में बताना है कि कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर दोनों या IIM सूरत? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दें। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों। ठीक है, IIM अहमदाबाद और बेंगलुरु दोनों को टॉप 50 में भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सिंगापुर,
स्विट्जरलैंड, मिजोरम या अमेरिका। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बना है दोस्तों? तो ये बना है आपका ऑप्शन ए सिंगापुर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में एनसीडीसी ने वर्ष 2020-21 में किस राज्य को एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस संचालन सहायता के लिए 19,444 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ठीक है, आपको पता है किसान आंदोलन में किसान एमएसपी की बात ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको पता है कि किसान लगा लो चावल उगा रहे हैं, ठीक है, जो भी एक किसान है वो खेती कर रहा है, चावल उगा रहा है, ठीक है, उसके लिए उसकी ज़मीन है, उसके पास वो खेती वगैरह कर रहा है, उसके लिए वो बीज लेके आएगा, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह सब कुछ यूज़ कर रहा है, ठीक है, यानी पूरी खेती उसको फिर तोड़ने के लिए मतलब चावल निकालने के लिए वो कुछ थ्रेशर वगैरह यूज़ कर रहा है, कुछ लेबर हायर कर रहा है, यानी सब कुछ करने के बाद ये लगा लो उसको 1 क्विंटल यानी 100 किलो चावल कितने रुपये में पड़ रहा है? वो उसको 1000 रुपये में पड़ रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ठीक है, यानी 1 क्विंटल राइस उसको 1000 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी का ये मतलब है कि कम से कम जैसे 1000 हो गया तो उसका कुछ और जैसे इसके अंदर लगा लो 250 रुपये और ऐड कर देंगे। फाइन, तो यानी 1250 रुपये तो किसान को मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा जितने मिले इससे कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखा होगा किसानों को क्या होता है कि कई बार इनको 1000 है ना तो उनको कई बार 900, 950, 890, 850 में अपनी फसल बेचनी पड़ जाती है, ये किसान का लॉस हो जाता है। इसलिए ज़्यादा किसान एमएसपी में मांग कर रहे हैं। और आपको पता है गवर्नमेंट भी एमएसपी कहती है ना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए इतना पैसा खर्च किया गया है, इतनी गेहूं का ये प्राइस रखा गया। ठीक है, कुछ बच्चों को एमएसपी के बारे में नहीं पता होगा तो मुझे आशा है कि अब पता चल गया होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी इतना तो प्राइस किसान को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा जितना मिले इतना तो इसको यानी 250 रुपये का तो उसको पर क्विंटल का फायदा होएगा ही होगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल था। फाइन, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना या सभी। जो एनसीडीसी है उसने वर्ष 2020-21 में किस राज्य के लिए 19,444 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, सभी के लिए, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में आंध्र प्रदेश से किस राज्य के बीच दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है? किसान रेल भी चलाई गई थी और एक और ट्रेन चलाई गई है आंध्र प्रदेश से, दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन। हरियाणा, पंजाब, नई दिल्ली या गुजरात। ये आंध्र प्रदेश से किस राज्य तक यानी किस यूटी वगैरह तक चलाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में या हिमाचल प्रदेश में? मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में जो गंगा रिवर सिस्टम है पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो सारे बच्चे इसलिए कहता हूँ आपको बार बार जरूर सारी वीडियो देखा करो। एक क्वेश्चन आ गया था, ये नेशनल रिवर कब डिक्लेयर की गई थी गंगा? ये 2008 में की गई थी। ठीक है, ये आप जरूर याद रख लेना। और नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन ये करा गया दोस्तों आपका ऑप्शन है उत्तराखंड में। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000 का हुआ था। ठीक है, यानी उत्तराखंड राज्य का फॉर्मेशन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसकी समर कैपिटल है ग्रेसियन और विंटर कैपिटल है देहरादून। कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। जुडिशियल सीट नैनीताल, लार्जेस्ट सिटी है देहरादून। यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे आपकी बेबी रानी मौर्य जी, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत जी। फाइन, और यहाँ पे चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, नहीं याद करोगे चल जाएगा। स्पीकर ऑफ असेंबली नहीं चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, इनकी विधानसभा में 70 सीट्स है, जरूर याद रखना है। और यहाँ से राज्यसभा में 3 सीट्स हैं और लोकसभा में 5 सीट्स हैं, ये भी जरूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है? केवल रंध्रों को खोलना, केवल रंध्रों को बंद करना, रंध्रों को खोलना तथा बंद करना दोनों, रंध्रों को ना तो खोलना ना ही बंद करना। इनका क्या कार्य है दोस्तों? आपके पास मैं मात्र आपको 20 से 25 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दें, और आगामी पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए तो किसी बच्चे ने इसको गलत नहीं करना है।
फटाफट दोस्तों इसका आंसर दो, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, रंध्रों को खोलना तथा बंद करना दोनों इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा आपका, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगने वाले कुल समय के अनुपात को इसकी डैश कहते हैं। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगने वाले कुल समय के अनुपात को इसकी डैश कहते हैं। तत्कालीन वेग, रेखीय वेग, औसत चाल या त्वरण। ठीक है, फटाफट ऐसे तो आपको पता है थोड़े साइंस के हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। जिन बच्चों का साइंस बैकग्राउंड नहीं होता उनको थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर वो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, औसत चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्रचलों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप यानी पैटर्न उस स्थान की डैश निर्धारित करते हैं। परिस्थितिकी, पर्यावरण, जलवायु या आवास। देखो इसके अंदर 25 वर्ष आए, ठीक है, यानी टाइम टू टाइम या 25 वर्ष यानी लंबे समय के लिए अगर कोई यानी उसकी प्रचलित को आधार रखते कि कोई पैटर्न तैयार किया जाता है तो उस स्थान की डैश निर्धारित करते हैं। ठीक है, एक वेदर और क्लाइमेट होता है। ठीक है, दोनों अलग होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जलवायु। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के साधनों के लिए सत्य है। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। मैं अभी देखो ये पॉइंट डिस्कस आया तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, जैसे फिस्कल डेफिसिट आपने सुना होगा, पहले आपको फिस्कल डेफिसिट बता देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी मेनली पैसे से रिलेटेड होती है। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, जैसे ये घाटा होता है इसके अंदर, जैसे आपको पता है गवर्नमेंट बजट पेश करती है, उसके अंदर अपनी रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर पेश करती है। अगर रिवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट का घाटा है नहीं। ठीक है, इसको कह देते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू इनकम, ये सब कुछ वैसे अलग अलग इसके अंदर और बिल्कुल डिटेल में कभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर आपका एग्जाम नियर है तो बस आप इतना याद रख लेना। मेनली मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन बनते हैं। जिनका इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी होगी 11th-12th में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको जरूर क्लियर होगा। तो उनको भी क्लियर नहीं है तो अभी आपको फटाफट डिस्कस हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी मेनली दो प्रकार की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में सबसे पहले CRR, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, 5 मिनट का टॉपिक है, सारे ध्यान से सुन लेना। हर कमर्शियल बैंक, जैसे आपने जहाँ जहाँ अपना जो भी आपके बैंक है ना, उनको क्या होता है कि उनको अपना कुछ परसेंटेज हिस्सा RBI के पास जमा करवाना होता है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे लगा लो कि बैंक का टाइम पीरियड होता है, जैसे 1 महीने का, जैसे लगा लो कि बैंक का टाइम पीरियड है, उसने जो टाइम दे रखा है पूरा डिसाइड है सब कुछ, वो पेपर में पूछा जाता है टाइम पीरियड वगैरह, कि उसने उस समय बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है 100 रुपये। तो इसका हर महीने जैसे 3-4 महीने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के रेट, CRR, रेपो रेट, इनके रेट सबको डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, लगा लो कि वर्तमान में मिनिमम वैसे ये 3% होता है। ठीक है, 3% से नीचे नहीं गिरता, मिनिमम पूछा जाता है, याद रख लेना। वर्तमान में मेरे को एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको बिल्कुल डाटा याद रखना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, लगा लो कि वर्तमान में जैसे 4% चल रहा है, मैं जूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यानी 100 रुपये का 4% 4 रुपये होगा, तो 4 पे बैंक को, ठीक है, तो बैंक को 4 रुपये RBI के पास जमा करने होंगे। ठीक है, ऐसी होती है एक रेपो रेट। ठीक है, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो कभी कभी बैंक क्या होता है, तो जो कभी कभी बैंक भी RBI से लोन लेता है। यानी जब बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं जो, अगर वो RBI से लोन लेते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे कि 1 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो उसको रेपो रेट कहा जाता है। वो भी बैंक यानी RBI डिसाइड करता है। उसके बाद होता है रिजर्व रेपो रेट, ये मेनली इन्फ्लेशन, महंगाई, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने वगैरह के लिए होते हैं। रिजर्व रेपो रेट का क्या मतलब होता है कि कभी कभी जैसा मान लो कि इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा है
तो आरबीआई क्या करेगा, रिजर्व रेपो रेट को बढ़ा देगा। यानी कि वो बैंक को कहेगा, मेनली वैसे जो आरबीआई के द्वारा की जाती है कि वो ना बैंक को कहेगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरे पास रखो, मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, जिससे कि बैंकों को किसी लोगों को लोन वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना पैसा क्या कर देंगे, आरबीआई के पास जमा करवा देंगे और उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में पैसा कम होगा। फाइन, ये सारी बातें आप याद रख लेनी है। अगर बैंक, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग पीरियड के लिए यानी 90 दिन से ज़्यादा के लिए लोन लेते हैं तो वो होता है बैंक रेट, तो उनको बैंक रेट पे इंटरेस्ट का देना पड़ेगा। अगर वो 90 दिन से कम के लिए लेते हैं, 1 दिन, 14 दिन, 15 के लिए, तो उनका होता है, उसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। ये सारे आपने जरूर याद रख लेना। क्वालिटेटिव मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है डायरेक्ट एक्शन। अगर क्या होता है, इफ नो चेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक देन आरबीआई कैन कैंसिल द लाइसेंस ऑफ बैंक। जैसे हम सुना होगा कई बार आरबीआई कैंसिल कर देता है लाइसेंस बैंक के, तो वो डायरेक्ट एक्शन ले लेता है, और कि उसके अंदर कोई कमियां पाई जाती हैं, वो कहते हैं उनको ठीक कर लो, नहीं करते तो वो डायरेक्ट एक्शन ले लेता है। ये क्वालिटेटिव के अंदर आते हैं। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है, वो क्या कर देती है कई बार कि जैसे उसने कह दिया कि इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनकी वो लोन देने की कैपेसिटी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये सब कुछ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फाइन, ये सारी बातें आपने जरूर याद रख लेनी है। और इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। मुक्त बाजार संचालन, बैंक दर नीति, चयनित साख नियंत्रण। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वार्षिक योजनाओं की समय अवधि डैश थी। 1990 से 1992, 1987 से 1990, 1992 से 1994, या कोई विकल्प सही नहीं है। वार्षिक योजनाओं की समय अवधि डैश थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 1990 से लेकर 1992 तक। पंचवर्षीय योजना भी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? आपको पता है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के बहुत ही फेमस, बहुत ही पावरफुल राजा थे, और इनको राजा की उपाधि निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? दीवान शाह, लॉर्ड लैक, ज़मान शाह, या कश्मीर के राजा के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ज़मान शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड वेलेस्ली? निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा, बंगाल का प्रथम जनरल, गवर्नर जनरल, वॉइसरॉय, अंतिम में सारी मैं आपको बिल्कुल एक लिस्ट दे दूंगा जिससे आपको फटाफट याद हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? अब बताओ कि निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, सिस्ट, डोरेट, या फाइलाइट? ठीक है, इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक, ये तीनों के एग्जाम्पल तो आपको याद करने होंगे। आप कंसेप्ट समझ लोगे तो उसके बाद आपको एग्जाम्पल तो याद करने ही होंगे, तभी आप पेपर में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा स्लेट, सिस्ट और फाइलाइट, ये तीनों के तीनों रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? पहली आपको होमवर्क है, सारे बच्चे बताओगे, और इसके अंदर वैसे आपको दूसरी बतानी है। गोडविन ईस्टर्न, K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, या नंगा पर्वत? दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी संसार की कौन सी है दोस्तों? पहली तो माउंट एवरेस्ट है, सबको पता होगा, नेपाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है गोड ईस्टविन, इसका K2 कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका होमवर्क का चला, मुझे ये बता देना ये कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ठीक है, नृत्य भी मोस्ट महत्वपूर्ण, मैं आपसे अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। सारे बच्चे पिछली वीडियो इसलिए कहते तो बार बार देखा करो, एक 2-4 वीडियो के बाद कोई क्वेश्चन बनेगा तब मैं उसके अंदर रिवीजन कराऊंगा। हर वीडियो के अंदर हर टॉपिक को रिवाइज कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, टाइम वेस्ट ही और कुछ नहीं है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? दक्षिण एशिया, उत्तरी एशिया, पूर्वी एशिया, या कोई विकल्प सही नहीं है? क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और ये आपके ऑप्शन भारत नहीं बताना, पाकिस्तान बताना, और एशिया की तर्ज पर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, दक्षिण एशिया में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38,
सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, यानी सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम क्या है। खाने का सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा जिसके अंदर 10 आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जिसके अंदर 10 आता है वो वॉशिंग सोडा होता है। बेकिंग पाउडर या कोई विकल्प सही नहीं है। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो, महत्वपूर्ण और इजी क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आंसर धोने का सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है धोने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे पार्लियामेंट यानी संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब हमें बताना है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं होता है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर या भारत का राष्ट्रपति। ये आपके ऑप्शन केवल 1, केवल 2, केवल 3, 2 तथा 3 दोनों, ठीक है। देखो ऑप्शन से मैं आपको बताता हूँ, अगर जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी ना तो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़ा होगा ना तभी इसका आंसर दे देंगे। क्योंकि देखो भारत का प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से बनता है तो उसकी मिनिमम साल ईयर एज 25 और मैक्सिमम 30, ठीक है, डिस्कस कर चुका हूँ। और भारत का वित्त मंत्री कौन बनता है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा होता है, ठीक है, इसके बारे में यानी तभी तो इसलिए तो ये नहीं हो सकता, यानी ये लोकसभा का तो जरूर मेंबर होता है, ठीक है। यानी वित्त मंत्री आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं जो कि लोकसभा के 15% मेंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी वो लोकसभा का मेंबर तो होता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भारत का राष्ट्रपति। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये भारत की सदन के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के गृह मंत्री। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, महत्वपूर्ण इजी क्वेश्चन। ये उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा आ गया तो इसका स्पीकर ही तो करेगा, ठीक है, स्पीकर मोस्ट महत्वपूर्ण पोस्ट है, क्वेश्चन बनता है तो याद रख लेना। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर करना ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपके 40 में से कितने % सही हैं। कोई बच्चा मुझे इसका आंसर नहीं दे रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जरूर बताओ। अगर अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you and have a nice day.